हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के क्या पार्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का क्या पार्ट महिला प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सोचिए एक ऐसा समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हर गली, हर खेत, हर शहर में विदेशी सत्ता का साया था। पर उसी साये के बीच उठी कुछ आवाजें जो न केवल आज़ादी की थी बल्कि सम्मान, समानता और अस्तित्व की भी थी। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो ब्रिटिश शासन ने भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। तो स्टूडेंट, जो ब्रिटिश शासन था उसने सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण तंत्र वो सीमित नहीं रहा, उसने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता को भी कैद कर लिया था। तो स्टूडेंट, पर भारत ने भी जवाब दिया राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में। तो औपनिवेशिक प्रभुत्व केवल राजनीतिक नियंत्रण ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक व मानसिक नियंत्रण का भी प्रयास था। तो इसके विरुद्ध भारतीय समाज ने विभिन्न वर्ग की राष्ट्रवादी चुनौतियां खड़ी करी। तो यह आंदोलन जो था ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था बल्कि उस सोच के खिलाफ भी था जो कहती थी स्त्री का स्थान घर की चार दीवारों तक ही है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक प्रभुत्व के स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे औपनिवेशिक प्रभुत्व के स्वरूप के बारे में। तो स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन ने भारत को तीन तरीकों से अपने कब्जे में लिया। फर्स्ट राजनीतिक, सेकंड आर्थिक और थर्ड हमारा सांस्कृतिक। तो चलिए इन तीनों तरीकों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं राजनीतिक प्रभुत्व की। तो 1858 के बाद ब्रिटेन की सीधी सत्ता, भारतीय प्रशासन, सेना और न्यायपालिका पर अंग्रेजों का नियंत्रण। तो स्टूडेंट, 1858 के बाद जो ब्रिटेन थी उस ब्रिटेन की सीधी सत्ता ने भारतीय प्रशासन और न्याय को अपने हाथों में ले लिया। भारत की आवाजों को गुलामों की आवाज बना दिया गया। तो ये तो हमारा उनका राजनीतिक प्रभुत्व रहा। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आर्थिक प्रभुत्व आता है। आर्थिक प्रभुत्व में देखें तो भारत को कच्चा माल आपूर्ति और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाया गया। धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो स्टूडेंट, जो भारत था उसको कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटिश माल का बाजार बना दिया गया। परंपरागत उद्योग धंधों का पतन, किसानों पर करों का बोझ। तो कभी समृद्ध गांव अब कर्ज और टैक्स से टूट गए। तो दादा भाई नेहरूजी का जो हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है, जो हमारा धन निकासी का सिद्धांत है, वो जो सिद्धांत है वो इसी दर्द को उजागर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे दादा भाई नेहरू जी है, इन्होंने ही हमारा धन निष्कासन का यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो यही था उनका आर्थिक प्रभुत्व। आर्थिक प्रभुत्व के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व आता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व के बारे में बात करें तो इसमें हम देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, एक नया मध्य वर्ग पैदा हुआ, भारतीय संस्कृति को पिछड़ा और पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास। तो स्टूडेंट, जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके नाम पर एक नई सोच थोप दी गई जिसमें भारतीय संस्कृति पिछड़ी है, पश्चिमी संस्कृति श्रेष्ठ है, ये बात रखी गई। इसमें मिशनरी गतिविधियां और ईसाई धर्म का प्रचार भी किया गया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ ऐसे प्रभुत्व के स्वरूप जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि औपनिवेशिक शासन के थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवादी चुनौती का उदय। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी चुनौती का उदय के बारे में। तो स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक चेतना की। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद,
प्रेस, शिक्षा और संचार साधनों का विकास। तो स्टूडेंट, भारत ने चुपचाप सब कुछ नहीं सका, उठे कुछ समाज सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे राजा राम मोहन जी है, तो इन्होंने समाज से अंधविश्वास और अन्याय मिटाने की बात करी। तो यही हमारी प्रारंभिक चेतना रही स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, जो सेकंड आती है, वो हमारी आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तो प्रारंभ में उदारवादी नेतृत्व, मांगे प्रशासनिक सुधार, भारतीयों की अधिक भागीदारी, आर्थिक शोषण का अंत। तो स्टूडेंट, फिर आई हमारी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसने कि भारतीयों को एक साझा मंच दिया। तो यही था हमारा सेकंड चरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिसमें हुई थी। उसके बाद थर्ड चरण जो आता है, उसमें आता है उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हमारा 1905 से 1919 तक चला। तो कारण था इसका बंगाल विभाजन, 1905, औपनिवेशिक नीतियां, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने उग्र आंदोलन चलाए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्टूडेंट, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने आग लगा दी। देश का कपड़ा, देश का खाना, देश का मान, ये नारा दिया गया। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारे लाला लाजपत राय जी है। तो ये कुछ ऐसे नेतृत्व, ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे उग्र राष्ट्रवाद को उदय किया। तो यही था हमारा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा गांधी युग का आता है, जो कि हमारा 1919 से 1947 तक चला। तो अब आते हैं हम महात्मा गांधी पर, जिन्होंने राजनीति को जनता के दिलों से जोड़ दिया। सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा सिर्फ शब्द ही नहीं थे, वे भारत की आत्मा बन गए। तो असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, 1930 में उन्होंने दांडी मार्च किया, जिसे हम सविनय अवज्ञा या नमक का तोड़ो कानून के नाम से भी जानते हैं, और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो इन सब ने हर वर्ग, हर व्यक्ति को एक धागे में बांध दिया, और उस धागे में महिलाएं भी थी, जो अब घर की सीमाएं तोड़ चुकी थी। तो किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की व्यापक भागीदारी इसमें देखने को मिली। साथ साथ अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन ये हमारे देखने को मिलते हैं। तो यही था हमारा गांधी युग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है औपनिवेशिक प्रभुत्व और भारतीय प्रतिक्रिया का। तो अंग्रेजों की विभाजित करो और शासन करो नीति, हिंदू मुस्लिम अलगाव। तो स्टूडेंट, जो ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति थी, उसने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा, पर राष्ट्रवाद ने फिर से सबको जोड़ा, हम सब एक है। तो परंतु राष्ट्रवादी आंदोलनों ने जनता को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी से औपनिवेशिक प्रभुत्व को गहरी चुनौती मिली। तो स्टूडेंट, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो महिलाओं की भागीदारी में अगर मैं आपको बताऊं, तो कभी पर्दे में रहने वाली स्त्रियां जो थी, वे अब मंच पर भाषण दे रही थी, चरखा चला रही थी, और विद्रोह की अग्नि भी उनमें भड़क रही थी। जैसे कि हमारी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी नेतृत्व करती महिलाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि हमारी एनी बेसेंट जी हो गई। तो जो हमारी एनी बेसेंट जी है, इन्होंने होम रूल आंदोलन से युवाओं को जगाया। इससे अलग हमारी सरोजनी नायडू जी हो गई, उन्होंने भारत की बुलबुल कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने हर सभा में जन जन की आवाज बनी। इसी के साथ साथ हमारी अरुणा आसफ अली हो गई। अरुणा आसफ अली जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बहादुर नेतृत्व उन्होंने दिखाया। इससे अलग हमारी कस्तूरबा गांधी हो गई, उन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह की राह पर कदम बढ़ाया। तो स्टूडेंट, इन महिलाओं ने साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, बल्कि भारत की भी एक लड़ाई थी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा महिलाओं की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, औपनिवेशिक प्रभुत्व ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषित किया। इसके प्रतिकार में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे विकसित होकर सर्वजन आधारित संघर्ष बना। तो स्टूडेंट, महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई आत्मा दी, जिन्होंने सिर्फ गुलामी के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता और स्वाभिमान के लिए भी लड़ाई लड़ी। तो उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ जंजीरें तोड़ने से नहीं आती, बल्कि सोच की बेड़ियां तोड़ने से भी आती है। तो भारतीय जनता ने विविध संघर्षों और आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी आज़ादी की इस प्रेरक कहानी ने छुआ हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारे यूनिट नंबर 4 का क्या पार्ट कंप्लीट होता है।
तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का क्या पार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का ख पार्ट रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 के ख पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जाति प्रश्न विरोध ब्राह्मणवादी राजनीति के बारे में। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिए भारत का वो समय जब समाज में इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी, जहाँ कोई ऊंचा था कोई नीचा, और यह भेदभाव पीढ़ियों से चला आ रहा था। तो स्टूडेंट चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारतीय समाज में जाति प्रथा एक गहरी जड़ें जमाई हुई व्यवस्था थी। तो स्टूडेंट भारतीय समाज की रीढ़ कही जाने वाली जो जाति व्यवस्था थी वो सदियों से चली आ रही थी। औपनिवेशिक शासन ने इसे और कठोर बनाया, पर साथ ही सुधार व आलोचना की धाराएं भी उभरी। तो जो ब्रिटिश शासन था उसने इसे खत्म करने की जगह डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके तहत इसको और ज्यादा गहराया। पर उसी दौर में भारत में कुछ आवाजें उठी जो कि कहती थी कि इंसान को इंसान बनने के लिए किसी उच्च नीच की जरूरत नहीं है। तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में जाति प्रश्न भारतीय समाज और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए केंद्रीय मुद्दा बन गया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण और जाति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण और जाति को लेकर। तो अंग्रेजी विद्वानों और प्रशासकों ने जाति को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानकर वर्गीकरण किया। तो स्टूडेंट जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को स्थायी मान लिया। उन्होंने कहा कि यह समाज खुद विभाजित है, इसे एकजुट करना असंभव है। तो जनगणना और प्रशासनिक नीतियों से जातिगत पहचान और मजबूत हुई। तो जब ब्रिटिश जनगणना हुई तो उसमें लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा गया, इससे कि जातिगत पहचान और भी मजबूत हो गई थी। तो डिवाइड एंड रूल नीति में जाति को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो स्टूडेंट जो औपनिवेशिक अधिकारी थे वे जाति को अपने शासन का औजार बना चुके थे। कहीं उन्होंने ऊंची जातियों को सरकारी पद दिए तो कहीं निचली जातियों का इस्तेमाल करके नियंत्रण किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा औपनिवेशिक दृष्टिकोण और जाति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुधार आंदोलनों में जाति प्रश्न का। तो अब हम बात कर लेते हैं सुधार आंदोलनों में जाति प्रश्न का। तो स्टूडेंट 19वीं सदी में कई समाज सुधारक आंदोलनों ने जाति प्रथा को चुनौती दी, पर जो सबके तरीके थे वे बहुत अलग अलग तरीके थे। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जातिगत भेदभाव की आलोचना। तो स्टूडेंट जो हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वे हमारे राजा राम मोहन राय जी थे, और जो हमारे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वे हमारे एम.जी. रानाडे जी थे। तो इन दोनों ने ही ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को प्रश्नों में घेरा। इसके बाद हमारा आर्य समाज आया, दयानंद सरस्वती, वेदों में समानता की बात लेकिन व्यवहार में सीमाएं। तो स्टूडेंट जो हमारा आर्य समाज था उसकी स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। तो इन्होंने कहा वेदों में सब बराबर है, लेकिन जो व्यवहार में आंदोलन था वो ऊंची जातियों तक ही सीमित रह गया। इसके बाद आता है हमारा संत परंपरा और भक्ति आंदोलन का प्रभाव, जाति विरोधी विचारों का पुनरुत्थान। तो स्टूडेंट जो भक्ति आंदोलन और संत परंपरा थी उसके पुनर्व्याख्या भी हमारे इसी दौर में हुई, जहां पर कबीर, रैदास, तुकाराम, मीरा जैसे जो संत थे उन्होंने कहा ना मैं ऊंचा ना मैं नीचा, तो बस इन सभी से ही मैं परमात्मा का बच्चा। तो स्टूडेंट यही कुछ ऐसे संत परंपरा और भक्ति आंदोलन थे जिसका प्रभाव सुधार आंदोलनों में जाति प्रश्न के साथ पड़ा। तो स्टूडेंट यही था हमारा सुधार आंदोलनों में जाति प्रश्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पिछड़ी जाति और दलितों का आंदोलन। तो अब हम बात कर लेते हैं पिछड़ी जाति और दलितों के आंदोलन के उदय के बारे में। तो स्टूडेंट ब्रिटिश काल में दलितों और पिछड़ों की जो दशा थी वो बहुत ही कठिन थी। छुआछूत, भेदभाव, शिक्षा और मंदिरों से बहिष्कार यह उनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। पर तब तक कुछ क्रांतिकारी नेता उठे जिन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमें बराबरी चाहिए। तो इसमें हमारे जो सबसे पहले आते हैं वे हमारे आते हैं ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज 1873। तो पुणे के ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। उन्होंने ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी। तो इसमें सबसे पहले बात आई ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना, शिक्षा और स्त्रियों के अधिकार पर बल, जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का प्रचार। तो स्टूडेंट उनका लक्ष्य था शिक्षा सबके लिए, महिलाओं को सम्मान और जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव का अंत। तो यही था हमारा ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारायण गुरु केरल को लेकर। तो नारायण गुरु केरल
जाति भेद मिटाने और सामाजिक सुधार का प्रयास, नारा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो स्टूडेंट दक्षिण भारत में जो नारायण गुरु थे, उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने कहा एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। तो उन्होंने मंदिर बनवाए जहां हर कोई प्रवेश कर सके। उनकी सोच थी कि समानता ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे नारायण गुरु जी है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं वे हमारे आते हैं पेरियार ई रामास्वामी और स्वाभिमान आंदोलन दक्षिण भारत, जिसमें ब्राह्मणवाद और जातिगत ऊंच नीच का विरोध, आत्मसम्मान और समानता पर बल। तो स्टूडेंट तमिलनाडु के जो पेरियार ई रामास्वामी जी है, उन्होंने कहा कि अगर भगवान तुम्हें नीचा दिखाता है तो उस भगवान को भी त्याग दो। तो उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उनका उद्देश्य था आत्मसम्मान, समानता और तर्क पर आधारित समाज। तो ये हमारे पेरियार ई रामास्वामी जी हो गए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट व्यक्तित्व आते हैं वे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, ये हमारे संविधान के जनक भी माने जाते हैं। तो यही है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा जाति व्यवस्था सिर्फ समाज का नहीं, इंसानियत का अपमान है। तो स्टूडेंट दलितों की शिक्षा, अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष। तो उन्होंने दलितों के अधिकारों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कई लड़ाई लड़ी, जिसमें से 1932 का पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ, उससे अलग संविधान निर्माण में समानता और न्याय का सिद्धांत उन्होंने दिए। और जो हमारा जाति प्रथा है उसको भी जड़ से खत्म करने की वकालत इन्होंने की। तो अंबेडकर ने निचले तबकों की आवाज को संविधान तक पहुंचाया। तो यही थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति प्रदर्शन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति प्रदर्शन के बारे में। तो कांग्रेस नेतृत्व ने जाति प्रदर्शन को अक्सर राष्ट्रीय एकता के मुद्दे के अधीन रखा। तो स्टूडेंट राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जो जाति प्रश्न था वो एक संवेदनशील विषय था। तो कांग्रेस नेतृत्व ने इसे राष्ट्रीय एकता के सवाल के अधीन रखा। पर कई बार ये जो रणनीति थी ये दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को दबा देती थी। तो गांधी जी में देखें तो अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजन सेवा। तो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की और हरिजन सेवा शुरू करी। वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के अस्पृश्यता उन्मूलन दृष्टि की आलोचना की और समान अधिकारों व प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। तो अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ दया नहीं, हमें अधिकार चाहिए। तो इसलिए दोनों के जो विचार थे वे भिन्न थे, पर उद्देश्य दोनों का एक ही था, समानता और मानवता। तो जाति प्रश्न पर असहमति ने राष्ट्रवादी आंदोलन में कई बार तनाव पैदा भी किए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति प्रश्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जाति प्रश्न का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जाति प्रश्न के महत्व के बारे में। तो स्टूडेंट जाति केवल सामाजिक संरचना का प्रश्न नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के बंटवारे से भी जुड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट जाति केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न भी थी। और ये जो मुद्दा था ये प्रतिनिधित्व, संसाधनों और सम्मान से जुड़ा हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक समानता का संघर्ष भी चलता रहा। तो आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ यह भी एक लड़ाई थी कि कौन इंसान कहलाने लायक है। और ये जो लड़ाई थी इसने आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव बनाई। तो जाति विरोधी आंदोलनों ने आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। तो स्टूडेंट यही था हमारे जाति प्रश्न का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट निष्कर्ष की बात करें तो जाति प्रश्न ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। तो स्टूडेंट जो जाति प्रथा थी उसने भारत के समाज को बांटा। पर जो फूले, अंबेडकर, पेरियार, नारायण गुरु जैसे जो नेताएं थे उन्होंने इसे जोड़ने की कोशिश करी। तो फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे नेताओं ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध ठोस संघर्ष चलाया। साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी बार बार यह प्रश्न चुनौती देता रहा कि स्वतंत्र भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी समान और न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो स्टूडेंट उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपने भीतर के भेदभाव से भी पाना जरूरी है। तो आज अगर हम बराबरी से सांस लेते हैं तो वो उन्हीं लोगों की लड़ाई का एक प्रमाण था। तो स्टूडेंट समानता ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का ख पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का कै और ख पार्ट जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे।
एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारा इसी यूनिट का यूनिट नंबर 4 का जो हमारा गैप पार्ट रह गया इसके बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।